ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल, ए एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। राजनीति का केंद्र बिंदु बनी भाजपा। राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो 2014 से लगातार मिल रहे जन आशीर्वाद के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा देश की आशा, आकांक्षाओं, उम्मीदों का प्रतिबिंब में बन गई है। ये भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वही लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो अपनी अच्छाइयाँ लिखेंगे। एक लेखक केंद्रीय श्रम, रोजगार, वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री हैं। देखना हो तो देख सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं कि सार्क जैसा ना बन पाए बिम्स्टेक। तो एक तो सार्क संगठन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एक बिम्स्टेक के बारे में याद रखा करिएगा। और इस तरह के जो संगठन है ना, उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं अगर सार्क की बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बिम्स्टेक की बात करें, क्योंकि इसकी अभी हाल ही में क्या हुई है, बैठक हुई है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? इसकी स्थापना हुई थी कब? 6 जून 1997 में। और इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। पिछली सदी के अंतिम दशक में स्थापित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, जिसने व्यापार और बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी, अब तेजी से बढ़ रही है। और एक को और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा के चलते वैश्विक बाजारों में हलचल मची, तो दूसरी ओर अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार चीन अपने आक्रामक रवैये से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विभिन्न आर्थिक और सामरिक नीतियां अपना रहा है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक देशों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे न केवल आर्थिक सहयोग को मजबूत करें, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा रणनीतियों पर भी ध्यान दें। क्योंकि नए भू राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र का इन सभी परिवर्तनों से प्रभावित होना तय है। तमाम बाहरी चुनौतियों के अलावा इस समय बिम्स्टेक देशों में आंतरिक उथल पुथल मची हुई है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप में जान माल को भारी क्षति पहुंचाई, तो बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। और इन चुनौतियों के बीच बांग्लादेश भारत से बैर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आप देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की हालिया चीन यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत को लेकर की गई अप्रिय टिप्पणी ने भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। इस तनाव का प्रभाव छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी स्पष्ट दिखा है। ये आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखें, इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान रहा है। ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लगभग निष्क्रिय हो चुका, क्योंकि सार्क में आप देखते हैं कि पाकिस्तान शामिल है, तब सार्क के 5 सदस्य देशों का बिम्स्टेक के मंच पर साथ आना नए अवसरों का संकेत है। हालांकि ऐसे भौगोलिक संरचना में जहां भारत केंद्र में हो और बांग्लादेश एवं नेपाल जैसे देश भारत विरोधी रवैया अपनाते रहे हों, क्या वहां बिम्स्टेक वास्तव में क्षेत्रीय प्रगति, जुड़ाव और आर्थिक एकीकरण को गति दे सकता है? बिम्स्टेक की उपयोगिता और भारत की प्रतिबद्धता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों को ऐतिहासिक मतभेद पीछे छोड़कर नई संभावना की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र भू राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ उपजा कोई संकट पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए बिम्स्टेक देशों को क्षेत्रीय सहयोग और सामूहिक समाधान की दिशा में आप देखिए आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि बिम्स्टेक के कई देश आंतरिक रूप से भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय एकजुटता उनके लिए और अपरिहार्य हो जाती। इन्होंने
इन्हीं चुनौतियों के बीच थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएमओ मोदी की ओर से पेश 21 सूत्रीय कार्ययोजना को अपनाने पर सहमति बनी और इसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ऊर्जा और युवा कौशल विकास, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग, आपदा प्रबंधन, व्यापार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है। क्या शामिल है? और आप देखते हैं कि यह कार्य योजना सदस्य देशों के समक्ष वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण बैंकॉक विजन 2030 रहा है, जो आर्थिक एकीकरण, संपर्क और मानव सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके अलावा प्रो बिम्स्टेक की पहल भी है, जो बिम्स्टेक को समृद्ध, सशक्त और खुला क्षेत्र बनाने की रणनीति प्रस्तुत करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारत में सतत समुद्री परिवहन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है और इस सब के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नहीं कर सकते हैं कि इस समूह में विश्वास की कमी के चलते बिम्स्टेक के चार्टर को अपनाने में देरी हुई है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से सबसे कम जुड़ाव वाला रहा है और आप देखिए सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार का महज 6% होना इसका एक प्रमाण है। मुक्त व्यापार संबंधी समझौते भी बातचीत के दौर में ही अटका हुआ है। बिम्स्टेक अपनी सफलता के लिए केवल राजनयिक बैठकों और घोषणाओं पर निर्भर नहीं रह सकता है। इस समूह को आपसी विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा और इसमें भारत की भूमिका अहम होगी। राजनीतिक मतभेदों को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सुलझाने की में नेतृत्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत और भी अहम हो जाता है। इस कवायद में छोटे सदस्य देशों को आश्वस्त करना होगा कि आपसी संपर्क, व्यापार और निवेश से सभी को समान लाभ मिलेगा। इसके लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और वित्तीय सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच बिम्स्टेक के भीतर व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने पर भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। अगर भारत अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करे तो बिम्स्टेक सार्क जैसा निष्क्रिय समूह बनने के बजाय प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोग, आप देखते हैं कि क्षेत्रीय सहयोग का आधार बन सकता है। भारत को अपनी क्षमता और शक्ति अनुसार प्रयासों को आगे लेकर जाना होगा ताकि बिम्स्टेक का हस्तर सागर जैसा ना हो। लेखक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं। इनका नाम है क्या? ऋषि गुप्ता। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मन की सुचिता। मन हमारे जीवन से संबंधित समस्त क्रियाकलापों एवं भावनाओं का केंद्र बिंदु या उद्गम स्थल होता है। बाह्य जगत में हम जिस रूप में प्रस्तुत होते हैं उसका आधार हमारा मन ही होता है। मन यदि सुचितापूर्ण है तो हमारी समस्त गतिविधियां पूर्णतः समय की संतुलित होगी। सुचिता का ऐसा है कि पवित्रता अथवा स्वच्छता। मन की सुचिता अथवा पवित्रता का जीवन में नितांत महत्व है, क्योंकि जब मन निर्मल होगा तो निसंदेह जीवन भी शांति, सुख, प्रसन्नता एवं संतोष से परिपूर्ण होगा। इसके विपरीत यदि मन में किसी भी प्रकार की वैचारिक विकृति अथवा अशुद्धि विद्यमान है तो ऐसी दशा में हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं अशांत एवं असंतुलित हो जाएगा। और आप देखिए मन की सुचिता का आशा है कि हमारा मन शुद्ध एवं निर्मल विचारों, भावनाओं एवं संकल्पों से भरा हो। इस हेतु यह परम आवश्यक है कि हम अपने मन को सद्गुणों से आच्छादित करते हुए उसे किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रखने का प्रयास करें। मन की सुचिता अथवा शुद्धता इस पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर क्या विद्यमान है। असत्य, छल, कपट, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ एवं वासना जैसे दुर्गुण हमारे मन को सुचिता से कोसों दूर ले जाते हैं। ऐसी दशा हमारे मन में विकृति का जन्म होता है और यह विकृति अंततः हमारे व्यक्तित्व को भी क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। और सदाचार, संतोष, धैर्य, विनम्रता एवं सत्संग के प्रभाव से मन सुचिता जैसे अमूल रतन को सहजता के साथ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। निराशा एवं नकारात्मकता से युक्त मन कभी भी सुचिता जैसी परमावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन का सुचितामय होना अपरिहार्य है। स्मरण रहे कि मन यदि सुचितापूर्ण है तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी परम शक्ति के साथ जुड़ने का सफल प्रयास कर सकते हैं। आप बताइए क्या हाल है, आपको कैसे लगते हैं आर्टिकल, क्या सोचते हैं आप लोग? अपने बारे में आप लोग जरूर बताया करिएगा, ठीक है। एक और आवश्यक सुधार, वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने से यह धारणा फिर से ध्वस्त हुई है कि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा की 240 सीटों पर सिमट जाने से मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में अपने एजेंडे के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर इसलिए लग सकी क्योंकि भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने उसका साथ दिया। स्पष्ट है कि विरोधी दलों का यह काम दांव पर नहीं आया कि यदि भाजपा के सहयोगी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया तो उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
ये तो चुनाव में मालूम चलेगा कि राजनीतिक फायदा होता है या नुकसान होता है। देखिए, जब कोई कानून लाना होता है, संशोधन बना करना होता है, तो वो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका, ठीक है। और स्पष्ट है कि विरोधी दलों का ये आप देखेंगे समर्थन, इसमें विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद भी इस पर जोर देने में लगे हैं कि वह न केवल असंवैधानिक है बल्कि मुस्लिम विरोधी भी है। वे जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि अनेक मुस्लिम नेता और संगठन इस विधेयक का समर्थन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग वक्फ बोर्डों के भ्रष्टाचार के किस्से बयान करने के साथ ही यह भी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह गरीब मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले यह बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर वक्फ बोर्डों में कितने स्कूल, अस्पताल आदि बनवाए, लेकिन इसके बाद भी उनकी जिद यही थी कि पुराने वक्फ कानून में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यह एक और आवश्यक सुधार से मुंह मोड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं, देखिए, कोई भी मुद्दा आ रहा है तो एक सार्थक बहस होना चाहिए। सत्ता पक्ष को भी भरोसे में रहना चाहिए और विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए। कुछ कमियां, चिंताएं हों तो उन चिंताओं को दूर करना चाहिए। और कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। आखिर ऐसी किसी कानून में कोई बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए जो खामियों से भरा हो और जो उन उद्देश्यों को पूरा ना कर पा रहा हो और जिसके लिए उसे बनाया गया हो। वक्फ कानून में बदलाव इसके लिए आवश्यक हो गया था क्योंकि उसमें एक तो वक्फ बोर्डों को मनमाने अधिकारी से लैस कर दिया गया था, दूसरी ओर उसके फैसलों के खिलाफ सुनवाई उसके ही ट्रिब्यूनल में संभव थी। यदि ट्रिब्यूनल का फैसला प्रतिकूल हो तो फिर उच्च न्यायालय जाने के सीमित अधिकार ही थे और यह व्यवस्था न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ थी। आश्चर्य है कि इसके बाद भी पुराने वक्फ कानून की हिमायती की जा रही है। इसमें हर्ज नहीं कि उसके विपक्षी नेता वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने से पहले ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसा करना उनका अधिकार है, लेकिन यह कोई बेहतर स्थिति नहीं है कि संसद में से पारित हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। हर बार ऐसा केवल इसलिए किया जाता है ताकि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति को धार दी जा सके। और इसी के चलते अतीत में मोदी सरकार के कई कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दर्ज की जा चुकी हैं। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ भी दर्ज की जाए तो हैरानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि और ये आप लोगों को मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए, कोई भी कानून आता है तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती, कुछ चिंताएं भी होती हैं, तो चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से याद रखना चाहिए। खाली बस्ते, उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है, लेकिन हर वर्ष की भांति इस बार भी परिषदीय प्राथमिक और एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों को समय से किताबें नहीं मिल पाई। इसे विभागीय उदासीनता ही माना जाएगा क्योंकि शैक्षिक सत्र शुरू होने की तारीख पहले से ही निश्चित थे। होना तो यह चाहिए कि इस तारीख से पहले किताबें छप जानी चाहिए थी और इन्हें स्कूलों तक भेज दिया जाना चाहिए था, परंतु वर्तमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों ने समय रहते इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं शुरू की। विडंबना देखिए कि कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों की पुस्तकें तो अभी छप ही नहीं रही हैं। और समझना होगा कि पुस्तकों का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और नई पुस्तकों को लेकर ललायत रहते हैं। और नए सत्र में आरंभ में उन्हें खाली बस्ते लेकर ही स्कूल जाना पड़ रहा है, तो शिक्षकों के लिए भी समस्या खड़ी होगी। बच्चों को व्यस्त कैसे रखें? इतना ही नहीं, जो बच्चे पाठ्यक्रम में पिछड़ जाएंगे उन्हें फिर से अध्याय समझाना होगा। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार स्कूल चलो अभियान चलाती है, लेकिन इससे पहले उनकी किताबों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना करने पर बच्चों में उनकी पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है और अभियान का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 1.54 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनकी शिक्षा और सुविधाओं के प्रति सरकार और अधिकारियों को गंभीर होना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से याद रखना चाहिए कि शिक्षा से कोई समझौता ना किया जाए तो अच्छा है, बाकी भैया उनकी मर्जी। ब्रेन चिप तकनीक में चीन की नई छलांग, तो चीन ने तकनीक की दुनिया में एक और बड़ी कीर्तिमान स्थापित की है। बीजिंग स्थित चाइनीज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च और न्यूरोटेक कंपनी ने मिलकर 3 मरीजों के दिमाग में एक विशेष चिप बेनाओ नंबर 1 को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यदि यह परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है तो साल के अंत तक 13 लोगों में यह चिप लगाई जा सकती है, जिससे चीन इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक मानव मस्तिष्क और मशीन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखती है। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक लो मिनमेन के अनुसार यदि अगले वर्ष सरकार से स्वीकृति मिलती है तो और 50 और मरीजों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। यह प्रयास चीन को न्यूरालिंक जैसी प्रमुख कंपनी के समकक्ष खड़ा कर सकता है और इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य लकवाग्रस्त मरीजों और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की मदद करना है। इस तकनीक से मरीजों अपने विचारों से कंप्यूटर, रोबोटिक उपकरण व अन्य डिजिटल इंटरफेस को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि हमारे दिमाग में हमारे हाथ काम नहीं करते हैं और हमारे दिमाग में आप सोचिए कि अगर ऐसी चिप लग जाए कि हमारी सोच पर वो चलना शुरू कर दे, इस तरह से कंप्यूटर में कनेक्ट हो, तो हम सोचेंगे तो कंप्यूटर खुल जाएगा, हम सोचेंगे तो जो खोलना चाहे होंगे वो खुल रहा होगा, तो बड़ा अच्छा भी रहेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ब्रेन चिप के क्षेत्र में अमेरिका की कंपनियां अब तक सबसे आगे रही हैं। उदाहरण के लिए सिंक्रन कंपनी, जिसने जेफ बेजोस और बिल गेट्स से निवेश किया था और पहले ही 10 मरीजों में अपनी चिप प्रत्यारोपित कर चुकी है। वहीं एलन मस्क की न्यूरालिंक ने भी 3 मरीजों के साथ परीक्षण शुरू किया। न्यूरालिंक की चिप गहराई तक दिमाग में जाती है और जिससे सिग्नल की गुणवत्ता बेहतर होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। दूसरी ओर बेनाओ नंबर 1 सेमी इनवेसिव तकनीक पर आधारित है, जो दिमाग की सतह पर रखी जाती है। यह कम जोखिमपूर्ण है, पर इसकी सिग्नल गुणवत्ता थोड़ी कमजोर हो जा सकती है। चीन की योजना है कि 1.5 साल में बेनाओ नंबर 2 नामक एक और उन्नत चिप विकसित की जाए, जो वायरलेस होगी और अधिक सटीक सिग्नल प्रोसेसिंग में सक्षम होगी। यह चिप न्यूरालिंक के मॉडल की तरह अधिक जटिल न्यूरल नेटवर्क को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता रखेगी। यह तकनीक उन लाखों लोगों के लिए एक नई आशा बन सकती है जो न्यूरोलॉजिकल विकारों से जूझ रहे हैं। यह तकनीक केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। बहरहाल यह परियोजना दर्शाती है कि चीन केवल नई तकनीकों को अपनाने वाला नहीं है, बल्कि अब तक इस क्षेत्र में नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो यह न केवल चीन की तकनीक की शक्ति को सिद्ध करेगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बदलने में सहायक होगा। और इस तरह से आप देखें, बताइए आप क्या सोचते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारिता की एक नए युग का आरंभ। तो किसी राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव तब ही सुदृढ़ हो सकती, मजबूत हो सकती, जब उसका ग्रामीण चेतना शिक्षित, संगठित और समर्पित हो। भारत में सहकारिता आंदोलन इसी आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम रहा है, जिसने समय समय पर किसानों, श्रमिकों, महिला समूहों और छोटे व्यापारियों को एक मंच पर लाकर सामूहिक विकास की राह दिखाई है। और इसकी कड़ी की को और अधिक संस्थागत शिक्षाप्रद और वैज्ञानिक आधार देने के उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा न केवल सहकारी क्षेत्र की भावी रूपरेखा को परिभाषित करती है, बल्कि यह भारत के ग्रामीण पुनर्जागरण की एक नवीन दिशा में प्रस्तुत करती है। यह विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक संस्था नहीं, अपितु सहकारिता के विचार को तकनीकी नवाचार नेतृत्व से जोड़ने वाला युगांतकारी केंद्र होगा। सहकारिता भारतीय समाज की वह धारा है जो व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है, उन्हें साझा प्रयासों से सृजनशीलता की ओर प्रवृत्त करती है और आर्थिक सुदृढ़ता को केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों तक सीमित न रखते हुए जन सामान्य के बीच वितरित करती है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इसी सिद्धांत का मूर्त रूप है, और जिसमें केवल शैक्षिक अनुशासन का समावेश नहीं है, अपितु व्यवहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी विकास एवं प्रशासनिक दक्षता का भी समुचित समावेश होगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी आंदोलन की प्रेरणा तिरुभुवन दास पटेल के नाम पर स्थापित हो रहा है, और जिनकी दूरदृष्टि ने भारत को अमूल जैसा सफल सहकारी मॉडल दिया। किंतु यह मात्र एक शिक्षण संस्थान ना होकर सहकारी चेतना का नवीन केंद्र बनेगा, जो पारंपरिक शैक्षणिक ढांचों से अलग ग्रामीण भारत के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। स्वरोजगार की अवधारणा जो सहकारिता की आत्मा और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक रूप से बलवती होगी। नवाचार की संभावनाएं केवल सूचना तकनीक या फिर महानगरीय उद्योगों तक सीमित न रहकर किसी डेयरी कुटीर उद्योग के लिए भी उन्नत होगी। आर्थिक विषमता का समाधान, वर्तमान में जब बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था सामाजिक असमानता को जन्म दे रही है और पूंजी का केंद्रीकरण आर्थिक विषमता को गहरा कर रहा है,
और आप देखते हैं तब सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित यह विश्वविद्यालय एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है। यह भारत के उन गांवों तक पहुंच बनाएगा जो अब तक अकादमिक शिक्षा के परंपरागत केंद्रों से वंचित रह गए। और जब प्रत्येक जिले में इससे संबंधित शैक्षिक संस्थान खुलेंगे और सहकारी प्रबंधन के पाठ्यक्रमों को 10वीं और 12वीं के स्तर से ही लागू किया जाएगा, तब सहकारिता केवल एक आर्थिक संरचना न रहकर सामाजिक उत्थान का आधार भी बनेगी। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को कॉर्पोरेट मॉडल की चुनौती देने योग्य बनाएगा? इसका उत्तर स्पष्ट है कि सहकारिता पूंजीवाद के विलोम में नहीं, अपितु उसके मानवीय विकल्प के रूप में विकसित हो सकती है। और जहां एक और पूंजीवाद श्रम और पूंजी के मध्य खाई उत्पन्न करता है, वहीं सहकारिता उत्पादन के साधनों को समाज के हाथों में सौंपती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं, अपितु आर्थिक स्वराज का प्रतीक होगा। और गुजरात के आनंद में स्थापित यह विश्वविद्यालय अमूल की सफलता को दोहराने के साथ सहकारी नवाचारों के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह केवल डेयरी एवं कृषि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप देखिए सहकारी स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करेगा, और जिससे युवा उद्यमिता का नया अध्याय प्रारंभ होगा। हर वर्ष 8 लाख प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र में प्रविष्टि होंगे, और तब यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण भारत के लिए विकास की नई संहिता प्रस्तुत करेगा। चुनौतियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। सहकारिता का आदर्श जो पारस्परिक सहयोग और सामाजिक समृद्धि का पोषक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी आग्रहों से टकराता है। तिरुभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को इस द्वंद्व से जूझते हुए सहकारी शिक्षा को इस प्रकार ढालना होगा कि वह आधुनिक व्यवसायिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। यह सुनिश्चित करना अत्यंत जटिल होगा कि सहकारी प्रबंधन का शिक्षण पारंपरिक एमबीए और कॉर्पोरेट शिक्षा मॉडल के समकक्ष खड़ा हो, और जिससे सहकारी शिक्षा को द्वितीयक विकल्प मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो। सहकारिता का आत्मा सामूहिकता में निवास करता है, किंतु यदि इसे केवल एक वैचारिक संकल्पना के रूप में देखा जाए और आर्थिक, कानूनी व नीतिगत सहायता से वंचित रखा जाए, तो इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन निष्फल सिद्ध होगा। सहकारी उद्यमों को प्रारंभिक पूंजी, तकनीकी नवाचार, बाजार प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक दक्षता से जुड़े बिना यह विश्वविद्यालय केवल अकादमिक केंद्र बनकर रह जाएगा। इस चुनौती का समाधान बिना राज्य और निजी क्षेत्र के सहयोग के संभव नहीं होगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने नवीन शोध प्रस्तुत करता है और कितनी नवीन तकनीकों को अपने पाठ्यक्रम में समाहित करता है। भारत में सहकारी अनुसंधान अभी तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया, और इस विश्वविद्यालय को सहकारी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान सुविधाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल शिक्षण साधन उपलब्ध कराने होंगे, और जिससे सहकारी क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु भारत को सशक्त किया जा सके। और सहकारिता को महज सामाजिक सेवा की अवधारणा ना मानते हुए इसे एक समृद्ध करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। और जब तक सहकारी शिक्षा से प्रत्यक्ष लाभ और दीर्घकालिक व्यवसायिक संभावनाएं स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक युवा इसे केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था मानते रहेंगे। और इस समस्या का समाधान सहकारी शिक्षा की प्रति मानसिकता परिवर्तन द्वारा ही संभव होगा, जिसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। यदि यह विश्वविद्यालय सतत नवाचार और दृढ़ नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए, तो यह भारत में सहकारी आंदोलन का नया स्वरूप गढ़ने में सक्षम होगा। ये भारत के विकास में आप देखते हैं कि भारत के विकास में सहकारी आंदोलन की भूमिका, तो भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम के समय ही पड़ चुकी थी। और आप देखते हैं कि वर्ष 1904 में जब प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, तब इसने ग्रामीण भारत को एक नवजीवन देने का कार्य किया। वर्ष 1912 में संशोधित अधिनियम और 1915 में 1915 में मैकलेगन समिति की संस्तुतियां ने इसे और सुदृढ़ किया है। गांधी जी के समाजवादी दर्शन में सहकारिता को केंद्र में रखकर विकेंद्रीकृत शासन की संकल्पना की गई, और जहां गांव आत्मनिर्भर बने, आर्थिक विषमताएं समाप्त हों। और उनकी दृष्टि में सहकारिता केवल एक आर्थिक उपक्रम ना होकर एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तब सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण विकास का मेरुदंड मानते हुए इन्हें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक विकास से जोड़ा गया। और 97 में आप देखते हैं संविधान संशोधन 2011 ने सहकारिता को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्थान दिया, इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया। वर्ष 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना इस आंदोलन को आप देखते हैं कि क्या एक नई गति प्रदान की। इस सहकारिता के बारे में याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सहकारिता आखिर ये होता क्या है? तो सहकारिता का अर्थ है मिलकर काम करना या सहयोग करना, एक ऐसी व्यवस्था जहां लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा
करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और मिलकर काम करते हैं। समझ रहे हैं? सहकारी समितियां केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित ना रहकर सामाजिक पुनरुत्थान का आधार भी बनी है। गुजरात का अमूल मॉडल हो या फिर आप देखिए महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियां, इनकी सफलता से ने न केवल लाखों लोगों को रोजगार दिया बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बल प्रदान किया। सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक आत्मा तभी जीवित रह सकती है जब निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। सहकारी बैंकों और संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। सहकारिता के क्षेत्र में अमूल एक प्रेरणादायक उदाहरण है जिसने 36 लाख दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक संस्था है जिसमें किसानों को उर्वरक व कृषि संसाधन उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी। महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियां लाखों लोगों को रोजगार देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान कर रही हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहकारी आंदोलन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल क्रांति के इस युग में जब पारंपरिक आर्थिक व्यवस्थाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कॉर्पोरेट जगत के प्रभुत्व में सिमटती जा रही हैं, सहकारिता उन लाखों करोड़ों किसानों, कारीगरों, लघु उद्यमियों और आप देखते हैं कि श्रमिकों के लिए एक संरक्षक के रूप में उभर सकती हैं और जो अब भी आर्थिक हाशिए पर खड़े हैं। और सहकारिता वह अमृत है जो भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को जीवन दान देता है। और सहकारी आंदोलन केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है जो गांव-गांव में स्वावलंबन की मशाल जलाकर एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर है। इस पथ पर बढ़ते हुए हमें इस आंदोलन को और अधिक सशक्त करने की संकल्प लेना चाहिए ताकि सहकारिता का प्रकाश हर घर, हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचे। सहकारिता महज एक आर्थिक तंत्र नहीं है बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोने की वह कड़ी है जहां सबका साथ सबका विकास की संकल्पना साकार होती है। अच्छा आर्टिकल है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा सहकारिता के महत्व को। समझ रहा है? ये वफ संघ मंदिर मठ मंदिर बनेंगे, नए चुनावी मुद्दे, राजनीति की बातें हो रही हैं। तो राजनीति देखिए, बस आप लोगों को कोई इस तरह का कानून आता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखना चाहिए, एक ओवरव्यू जरूर रखना चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की साख पर सवाल। आजकल आप देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इनसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और इन पर खूब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आप देखिए, अमेरिका की संस्था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में 17 देशों को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश की है। इनमें चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे 12 देशों तो पहले से ही थे। अब अफगानिस्तान, अजरबैजान और इसमें भारत, नाइजीरिया, वियतनाम को भी इस सूची में जोड़ा है। भारत को भी। वैसे भारत में तो संविधान की पंथनिरपेक्षता और सभी धर्मों मतों के साथ साथ रहने की गारंटी देता है। इसके बावजूद अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग निरंतर भारत की आलोचना करता रहा है। क्या वह अक्सर भारत के बहुधर्मीय समाज और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को नजरअंदाज कर देता है? जब हम इस रिपोर्ट की बारीकी से जांच करते हैं तो इसमें कई खामियां और पक्षपात दिखते हैं और यह भारत के संविधान द्वारा दी गई धार्मिक आजादी की गारंटी और सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाने के लिए चलाए गए कई कार्यक्रमों को मानने से इनकार करती है। एक गजेंद्र सिंह है, इनके द्वारा लिखा जा रहा है, सामाजिक चिंतक है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक उन्नति के जरिए सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 2019-20 से 2023-24 के बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने 8.43 लाख से अधिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक मदद की है। इसके अलावा केवल वर्ष 2021-22 में 6 केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत 62,60,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें आप देखते हैं कि 2,186 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 3,183.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिनमें से बड़ा हिस्सा स्कॉलरशिप, कौशल विकास और मदरसों के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, मेधावी अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, पेशेवर पाठ्यक्रमों और मुफ्त कोचिंग के लिए नया सवेरा जैसे कार्यक्रम भी है। अल्पसंख्यक युवाओं को सशक्तिकरण में कौशल विकास और वित्तीय सहायता के लिए सीखो और कमाओ उस्ताद योजना, हुनर हाट, नई मंजिल, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में धार्मिक उत्पीड़न के बारे में
USCIRF के दावे जनसंख्या के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। वर्ष 1947 में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 85% थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 79% रह गई। यहां तक कि वर्ष 2023 तक इसके अनुमानित रूप से 78% तक पहुंचने का भी अंदेशा है। इसके उलट मुसलमानों की आबादी 1947 में करीब 9.8% थी, जो बढ़कर 2011 में 14.2% हो गई है और 2023 में अनुमानित रूप से 85%, कितना 15% तक हो गई है। और ये आप देखिए ईसाई और सिखों की आबादी के अनुसार लगभग 2.3% और 1.7% पर स्थिर रही, जबकि आप देखेंगे कि बुद्ध और जैन समुदाय में बहुत कम उतार चढ़ाव देखा गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ी है। राजनीति प्रेरित रवैया, ऐसे में USCIRF का रवैया राजनीति से प्रेरित लगता है और वहां आप देखते हैं कि क्या जहां वह भारत को अलग थलग करता है, वहीं चीन जैसे देशों को धार्मिक मामलों में चुप रहता है। जहां उइगर मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कैद किया जाता है, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जहां जबर मतांतर ईस निंदा कानून अधिकांश धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। और यहां तक कि अमेरिका में भी अल्पसंख्यकों पर हमलों के बढ़ते मामलों की चर्चा भी बहुत कम ही होती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी उनकी कई अनुषंगिक संगठन, नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता और साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और USAID से अमेरिकी हिस्सेदारी हटा दी, जबकि नाटो और संयुक्त राष्ट्र को भी संदेह के घेरे में। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं भारत का संविधान कानून, नीतियों और कल्याण कार्यक्रम धार्मिक आजादी, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के प्रति गहरा प्रतिबद्धता दिखाते हैं। देश की जनसांख्यिकीय विविधता, कानूनी सुरक्षा, सबको साथ लेकर विकास की पहल संस्थागत उत्पीड़न के दावों का खंडन करती है। धार्मिक स्वतंत्रता के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन को चुनिंदा व्याख्याओं पर भरोसा करने के बजाय एक संतुलित और व्यापक नजरिया अपनाना चाहिए। भारत धार्मिक सहअस्तित्व का संपूर्ण विश्व में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे में USCIRF को अपने तरीके को अपनाना, बेहतर बनाना चाहिए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनिंदा एवं राजनीतिक आलोचना करने के बजाय पूरी दुनिया में धार्मिक आजादी के वास्तविक उल्लंघन संबंधी मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।